सभी को नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अब तक हम लोग देख चुके हैं स्वदेश पहला चैप्टर कक्षा 8 का हिंदी का। इसके अलावा उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी सब हमने देख लिए हैं और दो गौरैया चैप्टर की व्याख्या भी मैंने कर दी है। ये सब मेरे पिछले वीडियो में आप लोग अगर देखेंगे तो मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं दो गौरैया चैप्टर का जो लेखन का कार्य है, राइटिंग वर्क है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरी समझ से। इसमें क्या है, अब हर चैप्टर में एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का टाइम है, तो केवल रटने वाला काम अब नहीं चलता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। घर सराय बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल थी। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सराय का अर्थ पता होना चाहिए। सराय किसे कहते हैं? सराय का मतलब होता है, देखिए पहले होटल नहीं होते थे, है ना, तो धर्मशालाएं, अभी भी छोटी जगह पे जाओगे तो आप धर्मशालाएं मिलेंगी आपको, जहाँ कमरे होते हैं, बस रुकने की व्यवस्था होती है। तो रुकने की व्यवस्था जो होती है धर्मशाला, उन्हीं को सराय सराय कहते हैं। और वहाँ पर सराय पर कोई टिकता नहीं है, आते जाते लोग बन रहते हैं। तो घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे। इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन है इसका वो सही है, आते जाते रहते थे, है ना। इसके अलावा अगर और देखेंगे तो हमें दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा ठीक लग रहा है, घर में विभिन्न पक्षी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन चूंकि चौथे वाले में आते जाते रहते हैं तो ये ज़्यादा ठीक है ना। आगे देखिए, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? असली मालिक, घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को, जिनका वह मकान है। लेखक को, जिसने यह कहानी लिखी है। जीव जंतुओं को, जो उस घर में रहते थे। मेहमानों को, जो लेखक से मिलने आते थे। तो घर के असली मालिक कहा गया है जीव जंतुओं को जो उसमें रहते थे। पिताजी व्यंग्य में कह रहे हैं कि हम कहाँ मालिक हैं, मालिक तो कोई और है। कौन है? यही लोग हैं जो चहचा रहे हैं, इधर से उधर कूद फांद रहे हैं, जीव जंतु पक्षी। तीसरा देखिए, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? जब गौरैया घर में अंदर आ गईं तो माँ और पिताजी ने कैसे रिएक्ट किया, रिएक्शन क्या था उनका, प्रतिक्रियाएं क्या थी? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया? नहीं, ये तो नहीं था। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? ये भी नहीं है। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप गलत को हटाते जाओ, सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जैसे दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया, नहीं, गलत है ये, है ना। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, ये भी गलत है, माँ ने साथ नहीं दिया था। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया, ये भी गलत है। तो सही कौन सा बचा? दूसरा, ये सही है, ये सही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। आगे देखिए, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? जब पिताजी अपना प्रयास कर रहे थे तो पिताजी बार बार, माँ बार बार व्यंग कर रही थी, नहीं कर रही थी? तो माँ चाहती थी गौरियाँ घर से भगाई ना जाएं। हाँ, ये बात तो हो सकती है, कह तो रही थी कि अभी नहीं जाएंगी। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे, ये इससे ज़्यादा सही है, ऊपर वाले से। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी, ये बहुत सही बात नहीं है। माँ को दूसरों पर हंसना उपहास करना अच्छा लगता है, ये उसकी हैबिट बता रहा है। ये भी चैप्टर से हमें कहीं पता नहीं लगता कि उसकी ऐसी आदत थी कि सब पर ही हंसती होगी माँ, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा। तो फिर इसमें जो है, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते हैं, ये सबसे सही है। दूसरे नंबर पर पहला वाला भी ठीक हो सकता है। आगे देखिए, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? देखिए, पिताजी ने इतना प्रयास किया गौरैयों को बाहर निकालने का, फिर भी वो बार बार घर आ रही थी, तो इससे क्या पता चलता है? कि वो दूसरों पर निर्भर रहना चाहती थी। असफलताओं से हार मान लेना उन्होंने सीख लिया। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना।
अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस देखें तो ये तो गलत है पहला, चौथा भी गलत है। असफलताओं से हार मान लेना, तीसरा भी गलत है, बिल्कुल हार नहीं मानी उन्होंने, बार बार थे। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, ये सही उत्तर है। तो बस हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग उत्तर चुने, छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अब अगला देखिए, मिलकर करें मिलान। ये एमसीक्यू मिलकर करें मिलान तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें क्या है कि पाठ में, एक मिनट रुकिए, ये ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। जैसे ये वाक्य है, इसके दो अर्थ हैं, नीचे वाला वाक्य दो अर्थ हैं, तो सही अर्थ कौन सा है ये देखना पड़ेगा। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। इसका सही अर्थ क्या होगा? पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत कर सराहते हैं। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा। इसको मिला दो इससे, दूसरे से। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। ठीक है। आम के पेड़ पर, एक मिनट रुकिए, इसकी लाइट अगर ये लगा, थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। इसका क्या होगा? आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं, या पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। इसका क्या ये मतलब है कि पक्षी पेड़ पर तंबू लगा कर रहते हैं? ये तो गलत है। जैसे मेले में डेरा रहता है, नहीं, ये गलत है। सही क्या है? ये वाला, इससे मिला दो पहले वाले से। वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसका एक तो अर्थ ये दिया उन्होंने, पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से, चूहों के सोने की किसको फिक्र है? पहला तो एकदम गलत है, ये तो गलत है, ये सही है। चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है, घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। इसका देखिए, पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टा का उपहास कर रही है। तो यही ठीक है, दूसरा वाला ज़्यादा ठीक है। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। इसका एक अर्थ तो ये, पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। ये सही लग रहा है। दूसरा दूसरा देख लेते हैं। पिताजी की छाती सांस फूलने लगी, नहीं ये नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है पहला। पिताजी गर्व और विजयी मुद्रा में आकर बैठ गए, देखो मैंने गौरियों को बाहर निकाल दिया। इतने में रात पड़ गई, अगला देखो, इतने में रात पड़ गई। इसका क्या होगा? रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। ऐसा होता है क्या? रात गिरती है क्या आसमान से? तो ये गलत है। कहानी घटनाओं के बीच धीरे धीरे रातों की अंधेरा छा गया, ये सही है, दूसरा वाला। देखिए, एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि साहित्य में शाब्दिक अर्थ बहुत संकुचित होता है, वास्तविक अर्थ को ही समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। जैसे रात पड़ गई, शाब्दिक अर्थ क्या है कि रात गिर पड़ी होगी, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है कि रात हुई धीरे धीरे। तो हम लोग को शाब्दिक अर्थ से ज्यादा भाव उसका समझना आवश्यक होता है। जब हम लोग नीचे उतर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार मल्हार गा रही थीं। इसका मतलब क्या हुआ? गौरियां फिर से लौट आई थीं, शांत व प्रसन्न भाव से चहचा रही थीं, जैसे कोई राग गा रही हूं। या फिर दूसरा देखिए, गौरियां शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थीं। तो मुझे लगता है पक्षी शास्त्रीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत जानते हो, मतलब जो हमारे भारत में जो है 7-8 शास्त्रीय संगीत हैं। जैसे तुम्हारा भरतनाट्यम, नहीं ये तो शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत भी अलग होते हैं। अ, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक, है ना। शास्त्र अपने संगीत को दो धाराओं में विभाजित कर दिया गया। तो उन संगीतों में घराने होते हैं, जैसे जयपुर घराना, आगरा घराना। तो ये चीज़ें आप शास्त्रीय संगीत क्या है, ये आप अपने म्यूजिक टीचर से
बेहतर सीख पाएंगे। उनसे आप प्रश्न करिए अपने स्कूल में जाके कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है, वो आपको बता देंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये वाला, गौरैया फिर से लौट आईं और चहचहा रही थी प्रसन्न भाव से, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राग गा रही हो। तो ये हो गया आपका मिलकर करें मिलान। आगे देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो हालांकि मैंने एक्सप्लेन तो सारा कर दिया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा ताकि आप लोग लिख लें। पहला है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये बात किसने कही थी बताओ, ध्यान करो। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इनकी माँ ने। तो इनके उत्तर मैंने आप लोगों के लिए एक जगह लिख रखे हैं। एक एक 10 सेकंड रुकिए, मैं देखता हूँ। डॉक्स, यस, इसी में है। ये देखिए, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। पहला पहला क्वेश्चन देखिए, अब तो उन्होंने घोंसला बना लिया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। जब पिताजी गौरैयों को घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब माँ ने उन गौरैयों के घोंसलों को देखते हुए कहा कि अब ये गौरैया घर से बाहर नहीं जाएंगी। एक काम कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए, देख के मत लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से लिखिए, तो इसका आपको डबल फायदा होगा। एक तो आप डिक्टेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ संभावना है तो वहाँ पे आप उसको देख लेना। बिल्कुल कॉपी कर देख के मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ से लिखिए, ठीक है, जैसे क्लास में लिखते हैं। चलो मैं बोलता हूँ। जब पिताजी गौरैयों को घर से बाहर निकालने का जब पिताजी गौरैयों को घर से बाहर निकालने का, फोन मत देखिएगा, आवाज से लिखिए। जब पिताजी गौरैयों को घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे प्रयास कर रहे थे तब तब माँ ने उन गौरैयों के घोंसलों को तब माँ ने उन गौरैयों के घोंसले को घोंसलों नहीं, घोंसले को देखते हुए कहा देखते हुए कहा कि अब ये गौरैया घर से बाहर नहीं जाएंगी। कि देखते हुए कहा कि अब ये गौरैया घर से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि जाएंगी के बाद विराम न लगाना, क्योंकि क्योंकि आ गया ना तो विराम नहीं आएगा। बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि इन्होंने अब अपना घर क्योंकि इन्होंने अब अपना घर यहाँ बना लिया था यहाँ बना लिया था। देखिए, जब हम बोलते हैं और आप लिख रहे हैं तो आप टोन के हिसाब से देखिए कि विराम कहाँ लगना है। जब मैंने कहा यहाँ बना लिया था, मतलब वाक्य खत्म हो गया। जब वाक्य एंड होता है, खत्म होता है, तब हम वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। आगे लिखिए, क्योंकि उन्होंने अपना घर यहाँ बना लिया था। अगर पिताजी अगर पिताजी घोंसला बनाने से पहले ही अगर पिताजी घोंसला बनाने से पहले ही उन गौरैयों को निकाल देते तो निकल जाती। अगर पिताजी घोंसला बनाने से पहले ही उन गौरैयों को निकाल देते तो निकल जाती, है ना। तो माँ ने क्यों मना किया? माँ ने इसलिए मना किया क्योंकि उनका घर, उनका घोंसला वहां बन गया था और अपना घर कोई छोड़कर नहीं जाता। अगला प्रश्न देखिए, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ये किसने कहा था बताइए, क्वेश्चन लिख लो। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, ये कथन है पिताजी का। अर्थ लिखिए। थोड़ा स्पीड अगर कम ज़्यादा हो तो आप वीडियो रोक रोक के भी लिख लेना।
अर्थ लिखिए। पिताजी जब गौरैयों को पिताजी जब गौरैयों को घर से निकालने का प्रयास कर रहे थे पिताजी जब गौरैयों को घर से निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने दरवाजों को बंद करवा दिया। पिताजी जब गौरैयों को घर से निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने दरवाजों को बंद करवा दिया ताकि पिताजी जब गौरैयों को घर से निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने दरवाजों को बंद करवा दिया गौरैया ताकि गौरैया घर में न घुस सकें ताकि गौरैया घर में न घुस सकें। पूर्ण विराम लगा दो। उनका मानना था कि अगर एक दिन गौरैया घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी उनका मानना था कि अगर एक दिन गौरैया घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो घर छोड़ देंगी और कहीं दूसरी जगह अपना डेरा जमाएंगी। कहीं दूसरी जगह अपना डेरा जमाएंगी। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया, अर्थ हो गया। तो मतलब क्या है, पिताजी ने मतलब क्यों बंद करवाया दरवाजा? क्योंकि वो ये मानते थे अगर घर में नहीं घुस पाएंगी तो फिर वो दूसरी जगह कहीं अपना घर बना लेंगी। तीसरा लिख लीजिए, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये किसने कहा था? बताओ, याद करो। ये भी कहा था पिताजी ने। अर्थ लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया? देखो, जब पिताजी के गौरैयों को घर से बाहर निकालने के सारे प्रयास निष्फल हो गए निष्फल हो गए माने बेकार हो गए, फल नहीं मिला उनका, कोई काम नहीं आया इनके प्रयास, इनके जितने भी इन्होंने ट्राई किया था सारे प्रयास निष्फल हो गए। सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी, कॉमा लगा लेना होगा के बाद, सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्न माने प्रयास, वही ट्राई, सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी जब वे गौरैयों को बाहर नहीं निकाल पाए तब उन्होंने लाठी से उनका घोंसला अर्थात उनका घर तोड़ने का निर्णय किया। विराम लगा दो। वे मानते थे कि अगर वे उन गौरैयों का घर तोड़ देते हैं घर तोड़ देते हैं तो वे घर से बाहर चली जाएंगी।
तो इसके बाद अनुमान और कल्पना से ये हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये जो बोलने का, जो बोल के लिखवाने का तरीका है, ये आपको पसंद आया नहीं है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, वरना तो फिर जिस तरीके से मैं करवाता हूँ वैसे ही करवाता रहूँगा। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, बोलकर लिखने लिखवाने से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मेरे ख्याल से तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि डबल बेनिफिट होगा। बोलकर लिखेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी, आप सुनकर लिख पाएंगे। देखिए, सुनकर लिखना देखकर लिखने से ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ज़्यादा काम आता है, इसलिए सुनकर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा हो या कुछ आपको इसमें सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।